अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। स्पेशल ऑर्डर में हम लोग हाँ या ना कर रहे हैं या प्राइसिंग कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स। और रेलेवेंट आइटम्स के लिए बेसिक वही 4 रूल हैं। इस जॉब की वजह से जो आएगा जो जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। कल एक सवाल किया था पूरा, और अच्छे बच्चे उस सवाल को दोबारा कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती, वरना अगली टाइम में तो करना ही होगा, तो इसलिए अभी कर लेते। होमवर्क दिया था? हाँ वही ना, हाँ वही दिया था। थोड़ा सा और मुश्किल सवाल कर लेते हैं। कल वाला मुश्किल नहीं था, चीजें ज्यादा थी, लेकिन अगर आप उस सवाल को दोबारा गौर करेंगे तो क्लैरिटी होगी। अच्छा, अब एक सवाल करा रहा हूं और इसका एडवांस वर्जन होमवर्क दूंगा, क्योंकि है जो अब करा रहा हूं। हाँ, और ये स्पेशल ऑर्डर बस कल फिर लिमिटिंग फैक्टर पे चलेंगे, तो आप अभी पढ़ लीजिए। अच्छा, वो सवाल एंड करते करते ना फिर रह ना जाए बात। आप आए चैप्टर के पहले पेज पे, पहला पेज, चैप्टर का पहला पेज। क्या जी? नहीं, अभी FR 1 को बहुत खींचा हूं ना संडे को, तो अगले वीक में देखता हूं। अभी सेशन एंड पे आखिर में ये टेंशन ना लिया कि एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास अच्छा कब होगी, कितनी देर की होगी, बहुत चलते जाएं, बस चलते जाएं। पता नहीं मैं क्या बताने लगा। पहला पेज। मैंने ना आपको ये नाम शुरू में इसलिए नहीं बताए थे कि अगर आप इन नामों के चक्कर में रहते तो मुश्किल हो जाती। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट चलाया, 4 बातें। इस जॉब की वजह से जो आएगा जो जाएगा, जो जाना था नहीं जाएगा, जो आना था नहीं आएगा। इनको ना बुजुर्गों ने कुछ नाम दिए हुए हैं, आपसे वो नाम लेके कोई 2-3 नंबर नहीं, MCQs कॉस्ट में नहीं होते, कोई शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये थ्योरी वाली चीज है जो इस चैप्टर से बता रहा हूं, आगे और भी बताऊंगा, अभी फिलहाल एक चीज बता रहा हूं। पहले पेज पे 2.1 ये 4-5 नाम हैं, ये नाम लेके आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या लगता है नाम से? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो इस जॉब की वजह से एक्स्ट्रा होगा। डिफरेंशियल कॉस्ट, पहले हमने वर्कर को 200 रुपए देने थे, इस जॉब सुपरवाइजर को हमने मंथली सैलरी देनी होती थी। इस जॉब पे चूंकि और उसको कहेंगे काम ये भी ध्यान से देखना है, तो पहले जो उसको 3 लाख देते थे, अब उसको इस महीने 3-20 देंगे, तो वो जो 20 है वो रेलिवेंट, ये डिफरेंशियल है। आगे क्या है? अवॉइडेबल। ये क्या चीज लगती है नाम से? होना था अब बच जाएगा, उसको अवॉइडेबल कहते हैं। आगे ये आपको पता है क्या होती है। अच्छा, इसी तरह 2.2 संक कॉस्ट, जो पास्ट में हो चुकी उसको संक कॉस्ट कहते हैं। और ये जो ऊपर बताई थी इनके ऊपर हेडिंग क्या थी? टाइप्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। अब ये चीजें आप रेलिवेंट पहचानना सिखा चुका, अब बस नाम बताए हैं। इसी तरह 2.2 पे हेडिंग क्या है? नहीं 2.2 पे इररेलेवेंट। अब ये जो नाम लिखे हैं मैं ये समझा चुका हूं कॉन्सेप्चुअली, बस ये कुछ नाम है जो याद कर रहे हैं। तो 2.1 और 2.2 ये नाम है जो आपसे 2-3 नंबर का पार्ट थ्योरी का पूछा जा सकता है। इनके लिए आप ये एक 1-1 लाइन लिखने के काबिल हो, बहुत है। क्या है इररेलेवेंट में? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ये क्या है? फैक्ट्री का रेंट देना ही था, पहले भी देते थे अब भी देना है, तो वो रेलिवेंट है? नहीं, अनअवॉइडेबल है। आगे वो भी इसी तरह की चीज है, कमिटेड है, देने ही देने हैं, तो वो रेलिवेंट होगा? नहीं होगा। तो ये नाम वही कॉन्सेप्ट ही हैं जो पहले कर चुके, बस पहले मैंने नामों में के चक्कर में नहीं डाला था, अब चूंकि सिखा चुका तो अब ये नाम है जो आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। तो ये 2.1 और 2.2।
मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स का एक पॉइंट नहीं बताया, वो आज सवाल में बताना है। अगले पेज पे आए, फिक्स्ड एसेट्स, ये समझ लें। इसमें से भी मैं आपको कुछ करवा भी चुका हूं पहले, समझा अब रहा हूं। हम लोग रेलिवेंट कॉस्ट की डिटेल्स पढ़ रहे थे स्पेशल ऑर्डर के लिए। स्पेशल ऑर्डर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट की डिटेल्स पढ़ा रहा हूं। मटेरियल पढ़ा दिया एक क्लास में, फिर उसके अगले दिन लेबर पढ़ाया, फिर कल सवाल कराया। फिक्स्ड एसेट्स, इससे मुराद क्या है? अगर आपको ये लिखी हुई अंग्रेजी ना काफी लगे तो कुछ और भी लिख लीजिएगा, समझा देता हूं। ये मैं चैप्टर के तीसरे पेज पे हूं, चौथे पे पता नहीं, तीसरे पेज पे हूं, और ये इसका कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है जो रेलिवेंट कॉस्ट की डिटेल्स पढ़ा रहा था। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स प्रैक्टिस कराई, अब मैं फिक्स्ड एसेट्स बता रहा हूं। इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें, और जो लिखा हुआ है आपको काफी लगे तो ठीक है, नहीं तो खुद अपने हिसाब से कुछ और लिख लेना। हमें इस जॉब के लिए वो जो 100 छोटी छोटी चेयर्स बनानी थी, हमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन आवर्स चाहिए, यानी ओवरहेड्स चाहिए, ये पढ़ लिया। हमें इसके लिए एक इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, पीपीई। अच्छा, अगर वो किराए पे लाना पड़ा तो वो डिस्कशन हो चुकी है। मैं पीपीई की बात कर रहा हूं, ओन करना पड़ेगा। अगर हमें इस काम के लिए कोई पीपीई चाहिए तो दो बातें, या तो वो पहले ही हमारे पास है या नया लाना पड़ेगा। तो अगर नया लाना पड़ेगा तो वो जितने का नया होगा वो सारी ही इस जॉब की रेलिवेंट कॉस्ट है। क्यों फेयर नहीं है? क्योंकि इतने सारे पैसे इसी जॉब को डाल देंगे, और वो इक्विपमेंट सिर्फ इसके लिए तो इस्तेमाल नहीं होना, आइंदा भी हुआ करेगा। तो अगर हमने इसके लिए नया पीपीई खरीदना है, नया, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट ये होगी कि खरीदेंगे कितने का माइनस इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी एट एंड ऑफ जॉब। हम खरीदेंगे कितने का माइनस उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, इनका डिफरेंस क्यों? इतने रुपए का प्लांट ये जॉब खा जाएगी। हम 10 का खरीदेंगे और इस जॉब पे यूज करने के बाद ये 8 वर्ष का बचा हुआ होगा, तो फिर 2 मिलियन इसकी रेलेवेंट कॉस्ट है। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू नहीं, वैल्यू मार्केट वैल्यू। लेकिन शायद ये गिवन ना हो तो बुक वैल्यू ही अज्यूम कर लें, तो हम वो जो 2 रुपए फिक्स रेलिवेंट कॉस्ट ले रहे हैं वो डेप्रिसिएशन ही होगी। तो नया पीपीई अगर खरीदना पड़ा, नया यानी अभी खरीदना है, अभी खरीदा नहीं है, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी इस जॉब पे यूज करने की? जितने की खरीदेंगे माइनस ये जॉब खत्म होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या रह जाएगी। ये है लॉजिकली। अगर ये फिगर नहीं पता तो मजबूरन उस पीरियड की डेप्रिसिएशन को रेलिवेंट मान लेंगे। और वो भी क्यों मान रहे हैं डेप्रिसिएशन को? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि एंड पे इसकी मार्केट वर्थ उतनी ही बच गई होगी जितनी इसकी कैरिंग अमाउंट होगी, और दिस माइनस दिस, तो फिर डेप्रिसिएशन ही हुई ना। तो ये मैंने आपको पेज तीसरे के टॉप पे नहीं, दूसरा वाला टॉप पे नहीं, ऐसे टू बी परचेज्ड, ये पढ़ लें कि अगर हमें एसेट खरीदना पड़ा तो जितने का नया होगा माइनस जॉब के एंड पे उसकी मार्केट वैल्यू क्या रह जाएगी। ये डिफरेंस रेलिवेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर ये नहीं पता तो मजबूरन इसकी डेप्रिसिएशन से भी काम चला लेंगे। डिस्पोजल वैल्यू कह सकते हैं कि इतने का इस जॉब के खत्म होने के बाद इतने का बिक सकता होगा। बेचना है नहीं हमने, क्योंकि हमने पीपी खरीदा है, बेचना है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब जॉब खत्म होगी तो एक्सपेक्टेड इसकी क्या मार्केट वैल्यू रह गई होगी। तो जो इसका डिफरेंस है वो रेलिवेंट कॉस्ट है, और अगर नहीं दी हुई तो मजबूरन फिर डेप्शन रेलिवेंट कॉस्ट है। इसलिए 4 दिन पहले जब मैंने एक स्मार्ट प्रोसेसिंग का सवाल सॉल्व करवाया था बोर्ड पे, लेबर के चैप्टर में 20 बैचेस हमने बनाने थे, 500 एक बैच में बनने थे, तो उसमें मैंने कहा था, रीजन बाद में बताऊंगा, लेकिन वहां हमने नए प्लांट की डेप्रिसिएशन को रेलिवेंट कॉस्ट लिया था। वो इसलिए लिया था और तब एलोकेटेड या एब्जॉर्ब को क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वो निकले होते हैं फिक्स्ड, और फिक्स्ड हो या रेलिवेंट नहीं होता। तो नया पीपी खरीदना पड़ा तो ये रेलिवेंट है, और अगर पुराना एग्जिस्टिंग ही इस्तेमाल करना पड़ा तो उसकी डेप्रिसिएशन हरगिज रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है?
क्योंकि पहले ही हमारे पास है, उसने डेप्रिशिएट तो हो ही जाना है, तो हरगिज हरगिज डेप्शन उसकी रेलिवेंट नहीं है। फिर क्या रेलिवेंट है? जो वहां इस्तेमाल होके कुछ कमा लेता वो कुर्बानी रेलिवेंट है। और वो कुर्बानी क्या होगी, सवाल पे डिपेंड करता है। कल वाले सवाल में हम कुर्बानी कंसिडर कर चुके, वो जो 4000 पर डे किराए पे देना था तो वो कुर्बानी ही कंसिडर की थी। तो अगर एग्जिस्टिंग पीपीई यूज होना है तो फिर उसकी कुर्बानी रेलिवेंट है, और वो कुर्बानी सवाल में ही बताई होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हम रेंट वो जीपीएल वाले सवाल में कर चुके। हाँ जी, अगर आर्स मेथड होना फिर भी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट खरीदा जा चुका है, उसने चाहे आर्स मेथड चाहे यूनिट मेथड चाहे उसने तो डेप्रिशिएट हो ही जाना है। इस जॉब की वजह से थोड़ी वो डेप्रिसिएशन से रुकेगा। तो इसलिए पुराने की डेप्रिसिएशन हरगिज रेलिवेंट नहीं होती। उसके लिए कोई ना कोई कुर्बानी होगी, वो कुर्बानी रेलिवेंट होगी। क्या जी? देखो वो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का तरीका है ना। प्लांट तो खरीद चुके ना, उस प्लांट ने डेप्रिशिएट समहाउ हो ही जाना है, इस जॉब की वजह से नहीं होना है, उसने हो ही जाना है। चलें ठीक है, ये स्पेशल ऑर्डर वाली बातें खत्म। एक सवाल अभी बोर्ड पे कर रहा हूं और उसका एडवांस वर्जन वो होमवर्क दूंगा। अच्छा, उसका एडवांस वर्जन होमवर्क इसलिए दूंगा कि आप खुद करके और फिर डिस्कशन सुनेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, बजाय इसलिए कि मैं बोर्ड पे करूं। इसलिए मैं आसान भी नहीं, एक खुद कर रहा हूं, गहरा होमवर्क दूंगा जी। सारा इसको क्यों चार्ज कर रहे हैं? जी जी, हम खरीद चुके हुए हैं हाँ, लेकिन हम खरीद नहीं चुके ना न्यू एसेट। ये जॉब एक्सेप्ट करेंगे तो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, इसलिए तो न्यू कह रहा हूं उसको। इसलिए डेप्शन ले रहे हैं, वो भी मजबूरन ले रहे हैं, वरना असल में ये लेना था। देखिए न्यू एसेट हमने भी खरीदा नहीं है, ये जॉब होगी तो इक्विपमेंट खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। लेकिन पुराना एसेट वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। ऑटम 17 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 17 बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है। डेल DEL
पढ़े पढ़े बाकी भी पढ़ने हैं। जी पढ़ लिया तो मैं बात करूं। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट से भी पता चल रहा है और सवाल के डाटा से भी पता चल रहा है। हम बनाते हैं गाड़ियों के रेडिएटर। हमें मिला है ट्रक के रेडिएटर का ऑर्डर, तो स्पेशल ऑर्डर है। चलें जी, जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आई, पहले पैराग्राफ के अंदर कहा हुआ है कि हम गाड़ियों के रेडिएटर बनाते हैं और नॉर्मल हालात में हर साल 2 लाख यूनिट्स बेच लेते हैं। एक की सेल प्राइस बता दी, 500 हाईली स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, उनके वेज रेट बता दिया, उनके टोटल आवर्स बता दिए, एक रेडिएटर पे कितने रुपए का मटेरियल लगता है, ओवरहेड्स वगैरह, ये पहले पैराग्राफ में एग्जिस्टिंग तफसील बताई हुई है। इस पैराग्राफ की अंग्रेजी अगर किसी को समझ नहीं आई तो शर्म करे, और शर्म करके फिर पूछना है तो पूछ ले। पहला पैराग्राफ, चलें, नहीं आई शर्म आपको। दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास एक कस्टमर आया TRU नाम का, और उसने हमसे 4000 रेडिएटर मांगे। पैसे अच्छे थे, इसलिए हमने सोच लिया कि हम गाड़ियों का काम फिलहाल रोक देते हैं और ये वाला ऑर्डर पकड़ लेते हैं, और जज्बाती होकर हमने 60 मिलियन रुपए का मटेरियल खरीद भी लिया। कल वाले सवाल में अभी ऑर्डर प्लेस हुआ था, अब खरीद चुके, प्रोक्योर्ड, ऑलरेडी प्रोक्योर्ड यानी खरीद लिया, और अभी काम शुरू करना ही था कि TRU हम में नहीं रहे। ये दूसरा पैराग्राफ। हाँ जी, दूसरा पैराग्राफ। अभी हम रो ही रहे थे कि हमारे पास NTR आया, और NTR ने आके कहा जी वही ट्रक के रेडिएटर मुझे बेचना, पैसे मैं थोड़े दूंगा। तो अब हमने ये फैसला करना है कि NTR जो हमसे मांग रहा है 40,000 रुपए की प्राइस पे, तो उसको हां बोलें या ना बोलें। और उसके बाद ये जो 0.123 सारे हैं, ये फिर अब कॉस्ट की कैलकुलेशन है, वो मैं आपको सॉल्व करते करते अंग्रेजी सिखाता हूं। पहले 3 पैराग्राफ्स में कोई बात पूछनी है तो बेटे पूछें। इसमें मटेरियल और कल वाले में फर्क है। कल हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया था, इसमें हम खरीद चुके हुए हैं। कल वाले में अगर ये जॉब ना होती तो यकीनन हम ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे। अब पड़ा हुआ मटेरियल है, तो अब इसको हमने पड़े हुए वाले के तौर पे डील करना होगा कि स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो फिर क्या रेलिवेंट होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुर्बानी। तो वो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगी। पहले 3 पैराग्राफ और ये बात के इस टॉपिक का सवाल है। इसमें कोई सवाल बेटा? तो फिर सॉल्व कैसे करें जी इसको? इन 4000, अच्छा NTR ने कितने रेडिएटर खरीदने हैं? यही वाले 4000। कैसे पता? क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी में बता रहा है, टू डील विद द सिचुएशन। अब वो हमें थोड़ी सी चेंजेस करवा के 40,000 रुपए दे रहे हैं, तो क्वांटिटी नहीं बताई तो वही 4000 ही है। तो उन 4000 यूनिट्स की सेल्स और रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और हां बोल देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो। बस इतनी सी बात है। ऑटम 17 जी, हाँ तो वो प्रोडक्शन हमें स्टॉप इसीलिए करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास हाईली स्किल्ड लेबर है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हाईली स्किल्ड लेबर का वो वाला पॉइंट आ जाएगा, कौन सा? जिनसे एग्जिस्टिंग काम रुकवा रहे थे। और अगर लेबर से ना भी लिंक करें तो एग्जिस्टिंग प्लांट की कुर्बानी, दोनों में एक ही रिजल्ट है। चाहे उसको वेजेस के साथ जोड़ दें, चाहे कुर्बानी अलग से बता दें। तो मैंने जैसे सिखाया था तो वेजेस के साथ जोड़ देता हूं। 4000 यूनिट्स हैं और हमने हां या ना बोलना है NTR को। और फिगर्स इसमें मिलियन में हैं, तो हम भी मिलियन में ही चल लेते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो हां बोल देंगे। तो सेल्स में क्या लिख लें जी? 4000 इंटू 40,000,
जी 160। तो उस 50,000 का क्या करें? वो 50 अब नहीं है, खत्म हो गया, वो टीआरयू के साथ चला गया दुनिया से। तो अब हमें 50 मिलना था, इसकी वजह से 40 मिलेगा है? नहीं, 50 नहीं मिलना था। हम एनटीआर से जस्ट पहले कहां खड़े हैं? हम वेले बैठे हैं। वो 50,000 का किस्सा खत्म हो चुका हुआ है। तो अब से ऑनवर्ड इसको हां बोलेंगे तो 40,000 मिलेगा। तो ये हो गई सेल्स, और इसमें लगना है मटेरियल पता नहीं कितना, लेबर पता नहीं कितना, और वेरिएबल ओवरहेड्स पता नहीं कितना, और फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स कोई एडिशनल नहीं, कैसे पता? उसने OAR दिया हुआ है। पॉइंट 1 2 3 करता हूं एक्सप्लेन। पॉइंट 4 में उसने फिक्स्ड ओवरहेड्स आर टू बी अप्लाइड एट 400 पर आर। ये क्या है? ये फिक्स्ड OAR है, तो उसका कुछ भी नहीं करना। और पॉइंट 5, हमने जब गाड़ियों के रेडिएटर से हटके ट्रक के रेडिएटर बनाने हैं तो प्लांट में चेंजेस करनी पड़ेंगी ना, और जब ये ऑर्डर पूरा कर लेंगे तो प्लांट को वापस हालत में लाना पड़ेगा। इस काम पे 4 मिलियन खर्च होगा। पॉइंट नंबर 5, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दी प्लांट फॉर ऑर्डर एंड रीसेटिंग इट टू नॉर्मल प्रोडक्शन। 4 मिलियन लगेंगे। रेलिवेंट इररिलेवेंट? रेलिवेंट है। तो ये जो प्लांट की एडजस्टमेंट होगी ये रेलिवेंट है। तो अगर प्रॉफिट आया तो हां, लॉस आया तो ना, बस ये सवाल है। क्या वो मटेरियल है ना, तो वो वर्किंग वन करते हैं ना। ये मटेरियल की सारी कहानी है, तो करते हैं वर्किंग वन में। ये सवाल की अप्रोच है। स्पेशल ऑर्डर और इसको इस तरह प्रॉफिटेबल पे हां बोलने में ये इस पे कोई इख्तलाफ है तो बताएं, फिर वर्किंग 1 2 3 में चलते हैं। चलें जी, वर्किंग वन मटेरियल। अब तक जो भी 4-5 सवाल किए उन मटेरियल की क्वांटिटी और पर किलो रेट बताया होता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर टोटल अमाउंट बताई है बस। पॉइंट नंबर 1 समझाता हूं। हमने जितना मटेरियल ऑलरेडी खरीद लिया हुआ है उसके अलावा मजीद खरीदना पड़ेगा, इसके लिए 12 मिलियन, तो वो रेलिवेंट है। जो एडिशनल मटेरियल होगा वो तो रेलिवेंट है। 12। इस सवाल में ना 2 मुश्किलें थी। एक ये लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है, और ये जो एग्जिस्टिंग लेबर वाली कुर्बानी निकालनी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये तो सिर्फ कैलकुलेशन की ट्रिक है। वरना अंग्रेजी का मसला इस सवाल में बच्चों को आता है लास्ट पैराग्राफ, वो मैं आपको समझाता हूं। फिर ये लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी मुश्किल थी, ये सब बच्चे इसको नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे होते, ये मुश्किल है इस सवाल में। 12 मिलियन रेलिवेंट है, इसमें एतराज क्यों रेलिवेंट है? एडिशनल है। पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 मटीरियल नहीं है। पॉइंट 2, 3, 4 ये मटीरियल के नहीं है। पॉइंट 5 हमने कर लिया। लास्ट पैराग्राफ समझाता हूं आपको मैं। एडिशनल 12 है, तो बाकी वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये रेगुलर यूज का है? नहीं, ये तो ट्रक वाले के लिए मंगवाया था। तो रेगुलर यूज का ना हो और हमारे पास पड़ा हुआ हो, तो फिर उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? उसकी कुर्बानी। और अगर कुर्बानी लेनी है तो हमने उसका जो हल सोचा हुआ था, और अगर एक से ज्यादा हल सोचे हुए थे तो जो ज्यादा था। यहां मैं लिखता हूं, अभी रफ एक बात समझा रहा हूं। 60 मिलियन रुपए का मटेरियल था, ये मैं इधर वर्किंग में कर दूंगा, अभी समझा रहा हूं। इस में से जो, ये मैं आपको आखिरी पैराग्राफ समझा रहा हूं, इस 60 मिलियन में से जो 10 मिलियन रुपए का मटेरियल है उसको हम लोग चेंज करके गाड़ियों में कर सकते हैं इस्तेमाल। तो जो बाकी 50 है वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि इस 60 में से जो 50 है इसने सिर्फ सेल ही होना है, और जो बाकी 10 है वो सेल भी हो सकता है और कन्वर्ट भी हो सकता है। कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले लास्ट पैराग्राफ से ये 2 शाखें बनाई हैं मैंने, ये दोबारा बताता हूं। 60 मिलियन के बारे में लिखा हुआ है कि 60 मिलियन चूंकि बेकार है तो हम इसको अगर बेचें तो बेच सकते हैं, यानी ये और ये बिक सकते हैं। हाउएवर 10 मिलियन ये भी हो सकता है,
आखिरी पैराग्राफ की अंग्रेजी जो भी मुश्किल है, इतनी बात समझ आ रही है? बेच सकते हैं ये बात 60 मिलियन के लिए लिखी हुई है। हाउएवर कन्वर्ट हो सकता है ये बात सिर्फ 10 मिलियन के लिए लिखी हुई है। तो इसका मतलब है जो बाकी 50 है वो सिर्फ बिक ही सकता है, और जो 10 है वो बिक तो सकता ही है क्योंकि पूरा 60 बिक सकता है, लेकिन इसको हम गाड़ियों में भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? बस एनआरवी, और इसकी दोनों में से हायर। तो ये जो सरप्लस मटेरियल है, अच्छा अंग्रेजी मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप फिगर्स कौन सी यूज कर रहे हैं। सरप्लस मटेरियल से समझ कुछ नहीं आ रहा था तो उसको हमने कहा 50 मिलियन, और कितने का बिक सकता है? तो इस बेकार जो पड़ा था उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई 35। ये इसकी कुर्बानी है। और वो जो दूसरा, इसको हम, अच्छा अंग्रेजी मैटर नहीं कर रही, अगर आपको लग रहा है सरप्लस क्यों लिखा है कुछ और लिख लें भाई, बात हो रही है इस 50 मिलियन की। अब करने लगा हूं उस 10 मिलियन की बात, उसके लिए कोई भी अंग्रेजी लिख लें, अल्टरनेटिव कह दें, अल्टरनेटिव मटेरियल। इसके लिए हमारे पास दो हल थे। एक हल था कि हम इसको बेच दें जाके, अगर बेच देंगे तो 7 मिलियन नेट दे सकता है हमें, और अगर गाड़ियों में इस्तेमाल कर लें तो फायदा क्या होगा? वो जो गाड़ियों का मटेरियल खरीदना था वो खरीदना बचेगा, लेकिन माइनस जो कन्वर्जन इसके इलाज पे खर्चा होगा। अच्छा मैं तो बता ही दूंगा, पहले ना जो जो भी कोशिश करना चाहें लास्ट पैराग्राफ पढ़ें और पहले पैराग्राफ में से भी कुछ काम आएगा, और कोशिश करें शाबाश ये फिगर निकालने की। मैं तो बता ही दूंगा, आप कोशिश करें। इस 10 मिलियन के मटेरियल को अगर कन्वर्ट कर लें तो ये फिगर निकाल दें। पहले पैराग्राफ से एक चीज काम आएगी, और लास्ट पैराग्राफ को समझें। बिल्कुल सही है, बाकी भी कर लें ट्राई। 8 मिलियन तो सुन लिया, लेकिन कैलकुलेशन भी ट्राई कर लें कि 8 आ भी रहा है कि नहीं। जी 8 मिलियन। चलें जिनसे नहीं हुआ समझाता हूं। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, चलें कंप्यूटर बना लेते हैं, तो जो बिजनेस कंप्यूटर बनाता होगा तो उसकी मटेरियल कॉस्ट, बस एक ही मटेरियल होगा जो कंप्यूटर नहीं, बहुत सारी चीजों से मिलकर कंप्यूटर बनता होगा, वो सारी चीजें ही मटेरियल कॉस्ट हैं। और उसमें वो जो बहुत सारे पुर्जे लग रहे हैं उन सबको हम कह देंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो सब मिलाएंगे तो मटेरियल है। जैसे चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं, जो बिजनेस ये चेयर बना रहा है तो उस चेयर की मटेरियल कॉस्ट क्या है? लकड़ी भी है, फोम भी है, कपड़ा भी है, मेटल भी है, ये सब उसका मटेरियल है, और ये सब मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स भी कहला सकते हैं। तो गाड़ियों के रेडिएटर बनाने में, एक गाड़ी का रेडिएटर बनाने में, पहला पैराग्राफ 3000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट होती थी एक गाड़ी की। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते होंगे, तो हमारे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, इनमें जो कंपोनेंट्स थे उनमें से
30%, यानी 900 रुपए। 10,000 गाड़ियों के लिए हम इस पड़े हुए मटेरियल से 10,000 गाड़ियों के लिए 900 रुपए तक का मटेरियल बना सकते हैं, यानी 9 मिलियन। लेकिन इसके लिए हमें इसके इलाज पे 1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन ऑप्शन हो गई 3,000 रुपए का 30% इंटू 10,000 गाड़ियां माइनस 1 मिलियन का इसके इलाज पे खर्चा 8। तो इनमें से ये हायर है तो 8। जी नहीं समझ आया? नहीं समझ आया। अच्छा चलें, ये 30% इस पे ना लगाएं भाई, ये इस पे लगा लें। 3,000 बन गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लें, यानी ये जो है इस 30 को उससे ना करें, इससे कर लें पहले मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा तो उसको उससे कर लें, ऐसे कर लें। रॉ मटेरियल वर्थ 10 मिलियन कैन बी यूटिलाइज्ड, किस लिए? इन गाड़ियों के रेडिएटर्स थोड़ा सा चेंज करवा के, और वो चेंज करने पे 1 मिलियन लगेगा। तो अगर हम 1 मिलियन इस पे लगा दें तो गाड़ियों के रेडिएटर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बन जाएगा। कितनी गाड़ियों के रेडिएटर में? 10,000 गाड़ियों के। लेकिन क्या उन 10,000 गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सारा मटेरियल बन जाएगा? नहीं, उसका 30% बनेगा। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी जी। ऑर्डर नहीं दे दिया हुआ था, खरीद ले हुए थे। हाँ जी जी। रेलिवेंट कॉस्ट, ये बीच वाला जुमला दोबारा बोले। हम 60 मिलियन का मटेरियल खरीद चुके। कल वाले सवाल में 50,000 किलो सिर्फ ऑर्डर दिया था, और अगर ये डीजिंग ना होता तो हम वो यकीनन ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे। यहां हम खरीद चुके हुए हैं, फिजिकली हमारे पास 60 मिलियन पड़ा हुआ है। अब उस पड़े हुए को हमने इस जॉब पे यूज कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि वो जो पड़ा हुआ नॉट ऑफ रेगुलर यूज है उसकी यहां रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। अब इसके आगे बोले जो पूछनी थी। अच्छा ठीक है, हाँ जी, यहां लास्ट पैराग्राफ में कुछ सवाल। अच्छा, आप लोगों के पास एक मल्टी प्रोसेसिंग की ऐसी जबरदस्त टैलेंट है कि इतने मुश्किल मुश्किल सवाल समझ भी रहे होते हैं और मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं। कमाल है, वैसे आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मैसेजेस का जवाब भी दे रहे होते हैं। क्या कमाल है, वैसे कैसे कर लेते हैं ये? डन। तो ये बन गया 55। लेबर लर्निंग कर्व तो ये आपने ऐसे कर लेना है। नहीं कर देता हूं। वो पेपर में ना कि जी हो जाएगा, तुम खुद ही कर लोगे, एग्जामिनर कर लो तुम। पॉइंट नंबर 2, हम गाड़ियों के रेडिएटर बनाते थे, अब ट्रक के रेडिएटर बनाने हैं, तो पहली दफा बनाने हैं ना, तो इसलिए जो इन पे टाइम लगेगा वो ए है। ये जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, पहला रेडिएटर बनने में लगेंगे 10 घंटे, ये ए है। उसके बाद लर्निंग रुक जाएगी 1000 यूनिट्स पे। तो चूंकि पहली दफा ये काम कर रहे हैं, तो एक एक्स हम रखते थे जो पिछले साल तक हो चुका, वो नहीं है, हम नया काम कर रहे हैं। तो एक एक्स रखना पड़ेगा जहां लर्निंग रुक जानी है, और एक इससे पिछला। y इज इक्वल टू 10,000.07499। चलिए एक और बता दें आगे। 7। राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है। टोटल टाइम बन गया 1000 इंटू
कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। एक हो गया जी ये, और यहां y इज इक्वल टू 10 इंटू 999 माइनस 0.074 5.998, कोई मसला नहीं है। टोटल टाइम कोई बात नहीं, इसको किसी ने 6 करना है वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है। 999 इंटू 5.998 5992, तो 1000वें यूनिट पे 6 घंटे, 1000वें यूनिट पे। तो टोटल आवर्स क्या बन गए? पहले 1000 यूनिट्स पे 5998, और नेक्स्ट 3000 पे 3000 इंटू 6 18,000 23998, ये आ गए लेबर आवर्स। हाँ जी, अब इनकी रेलिवेंट कॉस्ट लेते हैं। सफिशिएंट लोग अवेलेबल हैं, अवेलेबल, ये इतने घंटे आराम से काम करा लेंगे उनसे, तो गाड़ियों का काम क्यों रोक रहे हैं फिर? तब सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा इसलिए गाड़ियों का काम रोक रहे हैं? तो गाड़ियों का काम क्यों रोक रहे हैं फिर? हाँ, तो इसका मतलब उन लोगों, देखें हमारे पास 500 हाईली स्किल्ड लेबर हैं, ऊपर आगे उनके आपको वेज रेट वगैरह घंटे सब बताए हुए हैं, तो वो 500 लोग हमारे पास वर्किंग के लिए अवेलेबल हैं। तो हम अगर उनसे गाड़ियों का काम छुड़वा रहे हैं तो इसलिए छुड़वा रहे हैं ना कि और लोग नहीं है ना? तो ये हमारे ही पास मौजूद थे, लेकिन एग्जिस्टिंग काम बंद करवा के इस काम पे लाएंगे, तो वहां जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा प्लस उसकी वेज, ये रेलिवेंट है जी। तो अब यहां काम रोक के तो हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्या है। वर्किंग 2 चल रही है, बस आर्स निकाल लिए, ठीक है, आगे ओके। कंट्रीब्यूशन ऑन गाड़ियों का रेडिएटर, देखें इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसके साथ वेज रेट ऐड करके तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी वर्किंग 2 में ही चल रहा हूं आगे। गाड़ियों के एक रेडिएटर पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाते? सेल प्राइस 15,000। अगर आपको भूल गया है तो बेशक ना आप पेजेस पलट के, मैंने उस दिन जो क्लास में B16 B25 किया था बेशक वो सामने रख लें। 3 दिन पहले शायद मैंने लेबर का ना इलस्ट्रेशन 3 की थी और इधर ही खड़े होकर यहीं किया था सॉल्व। B25 के ऊपर कंट्रीब्यूशन निकाली थी, फिर उसमें 35 आंसर आया था, उसमें 60 रुपए फिर एड बैक किया था। तो रजिस्टर पे मैंने जैसे सॉल्व नोट किया हो आपने, अगर एक नजर देख लें तो वही करने लगा। चलें, देख लिया आपने। मटेरियल 3,000, और 2 तरीके बताए थे, चाहे लेबर माइनस करके बाद में एड बैक कर दें, चाहे माइनस ही ना करें। दोनों बातें हैं, माइनस ही ना करें, चलें नहीं करते, पक्की बात। माइनस करना है तो फिर बाद में ऐड बैक कर लेंगे, नहीं माइनस करना तो कोई बात नहीं। आगे वेरिएबल ओवरहेड, ये कितने होते थे? लेबर का 150%। तो लेबर किधर है?
लेबर किधर है, तो निकाल लेते हैं। तो फिर लिख ही लेते हैं लेबर। हाँ जी, है 1350। कैसे? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लेबर को 250 पर यूनिट देते हैं पर आर, तो वहां 250 नहीं लिख सकते, पर आर है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि एक रेडिएटर के लिए आर्स कितने लगते हैं। तो लेबर क्या है 250 पर आर, तो आर कितने, ये पूछते हैं मकड़ी से। पहले पैराग्राफ के अंदर आपको एनुअल 2 लाख, पता नहीं 1,80,000 क्या, 2 लाख रेडिएटर बताए हैं, और उन 2 लाख रेडिएटर बताने के लिए अगर हमें टोटल आर्स पता चल जाए तो आर पर यूनिट निकल सकता है। किसको किससे डिवाइड करूं, 2 लाख को टोटल आर से, या टोटल आर्स को 2 लाख से, या पता नहीं किसको किससे। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं ऊपर, यूनिट्स पर आर, आर्स पर यूनिट, तो फिर आर्स पर यूनिट, आर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। पूरे साल में 2 लाख यूनिट्स बनते हैं और टोटल आर्स कितने लगते हैं, 500 लोग हैं, हर बंदे के 180 घंटे होते हैं मंथली, इनटू 12, 5.4 आर पर यूनिट। 500 लोग हैं, एवरेज हर बंदा 180 घंटे हर महीने काम करता है, और 12 महीने, तो 5.4। और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 150%। तो उसमें ना बेशक आप 1350 पे लगा दें, लेकिन ऐसे ना करिए, आपने 150% लगाना है 250 पे। अभी फिलहाल तो लगेगा कि एक ही बात है, लेकिन नहीं, 250 का 150%, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड लेबर के रेट का 150% है, तो मैंने लेबर के रेट को 150 कर दिया, 20। अगर 1350 पे लगा देंगे तो भी सही है, लेकिन अभी एक वजह से मैं कह रहा हूं कि इस पे लगाना है। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाती है, 8625, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये पर यूनिट है, तो इसको कंट्रीब्यूशन पर आर करना पड़ेगा। 8625 डिवाइडेड बाय 5.4 जी, 1597.22, और प्लस 50, तो टोटल लेबर की कॉस्ट बन गई 1847.22 इंटू 23,998, 44.33। अच्छा, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते थे, वो तो रेट निकालना था तो मैंने लेबर लिख दिया, वरना आप ये कर सकते थे लेबर यहां माइनस ना करें और फिर 250 ऐड भी ना करें, तो डायरेक्टली इसका आंसर ये आ जाता। वेरिएबल ओवरहेड्स, .3 240% ऑफ लेबर, तो इस पे 240 लगा दे, ये तो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट है,
लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट जीरो भी तो हो सकती थी। कैसे? सारे ही फुली हायर्ड होते तो क्या वेरिएबल ओवरहेड भी जीरो होते? तो अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर की परसेंटेज बताए हैं तो वो लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट की परसेंटेज नहीं है, वेज रेट का परसेंटेज। अभी मैंने इसीलिए ना 1350 पे 150 नहीं लगाया था, 250 पे लगाया था। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये काम कर चुके हुए हैं कि वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड रेट है वो लेबर के रेट के साथ लिंक्ड है। तो 240% ऑफ 44 मिलियन नहीं करना, ये तो रेलिवेंट कॉस्ट है, तो जीरो भी हो सकती थी। वेज रेट का 240% है, यानी 250 का 240%। हां, अब आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $14 बस ये सवाल था। 42.27 प्रॉफिट है। तो एडवाइस ये बनी कि एनटीआर की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ जी, ऑटम 17। अच्छा, अब ना एक सवाल है और आपसे रिक्वेस्ट ही है, आपके अपने फायदा है, आपने ना उस सवाल को बेस्ट एफर्ट करनी है। सवाल बहुत मुश्किल था इस लिहाज से कि उसमें जो लेबर वाला पॉइंट था तकरीबन ऐसा ही सवाल था, लेकिन लेबर वाले एक पॉइंट ने इसका इतना सत्यानाश कर दिया कि वो उस पॉइंट को देख के दिमाग घूम जाएगा। तो इसलिए आपने ट्राई जरूर करना है। नहीं समझ आएगा, सॉल्यूशन देख के अच्छी तरह समझना, फिर भी मैं सवाल तो डिस्कस कर ही लूंगा। हां, एक बात और उस सवाल के बारे में कि जब बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा ना तो वो पूरा टॉपिक पढ़ चुके होते हैं। तो इसके बाद मैंने एक चीज पढ़ानी है आपको, लिमिटिंग फैक्टर। उसमें ये होता है कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास लिमिटेड लेबर अवेलेबल है, तो हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं? जितने अवेलेबल से बन सकते हैं। बस इतने से मशीन आवर्स अवेलेबल हैं तो कितने यूनिट्स बना सकते हैं? अच्छा, अगर किसी एक फैक्ट्री में टोटल लेबर अवेलेबल है 3000 घंटे और टोटल जो मशीन आर अवेलेबल हैं वो हैं 1600 घंटे। जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 लेबर आवर लगते हैं और 4 मशीन आवर लगते हैं, यानी 4 घंटे मशीन आवर लगते हैं और 10 घंटे लेबर आवर लगते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो हम इस महीने में कितने यूनिट्स बना सकते हैं मैक्सिमम? कैसे? लेबर आवर्स 3000 अवेलेबल हैं, बस कितने यूनिट बन सकते हैं? 300। मशीन आवर्स 1600 अवेलेबल हैं, लेकिन हम यही बना सकेंगे ना, लेबर आवर पहले खत्म हो जाएंगे। ये जब लिमिटिंग फैक्टर पढ़ लिया होता है तो बच्चे ये कर चुके होते हैं। ये पॉइंट इस सवाल में मिक्स था, इसलिए मैंने आपको वो खुद पहले बता दिया कि आपको ये अवेलेबिलिटी बताई हुई है और उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने बन सकते हैं। तो इस सवाल में लेबर बहुत ही कमाल है, उसके अलावा बाकी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो सवाल आपने जरूर ट्राई, किताब में नहीं है, सवाल आपने बिल्कुल कोशिश करिएगा, बेस्ट मैं कर लूंगा डिस्कस। सवाल है जी स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4। स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 4 और उसका आईकैप का सॉल्यूशन जिस तरीके से था, मैं एंड रिजल्ट वही है, तो जिस तरीके से वो सॉल्व था उसमें मैं नहीं चाह रहा कि वो पिक्चर स्टूडेंट तक पहुंचे, वो कॉन्सेप्ट को खराब करेगा। वो फिक्स कॉस्ट करके कुछ कैलकुलेशन की हुई है, वो कॉन्सेप्चुअली गुमराही भी हो सकती है।
तो इसलिए मैंने ना इसी पैटर्न पे सॉल्व करके तो आपसे सोल्यूशन ग्रुप में शेयर कराया है, और मेरे ख्याल में हो गया होगा, अब तक हो गया हुआ है। तो स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 था। इस पैटर्न पे सॉल्व करके मैंने सोल्यूशन आपसे शेयर कर लिया और रिकॉर्डिंग वालों का 101 लेक्चर रेफरेंस लेके कोर्स में रख दिया। तो पहले खुद पूरा ट्राई करके जितनी भी बेस्ट एफर्ट कर सके, फिर सोल्यूशन से टकरे मारें और कल फिर यहां आपको समझा दूं। स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 4। ठीक है।